So good afternoon all of you. आता मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सिंगली रेनफोर्स बीम बघितलेला आहे आणि त्याची थेरी आणि प्रॉब्लम्स अपन बघितलं. अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जैसे सिंगली रेनफोर्स है वैसे डबली रेनफोर्स बीम भी रहता है. तो डबली रेनफोर्स बीम क्या है, उसकी थेरी कैसी है और क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकते हैं, तो वो हम देखते हैं. तो थ्योरी बेसिकली हमें जो इसके पहले में हमने देखा है तो उसी हिसाब से वैसे रहता है, सिर्फ वन बाय वन हम उसके ऊपर में देखते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. प्रॉब्लम इसमें क्या दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबली रेनफोर्स बीम जैसी अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्रेशन में भी हम लोग स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं और टेंशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं. तो टेंशन जोन और कॉम्प्रेशन जोन ये दोनों जगह पे अगर हम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डबली रेनफोर्स बीम. उसको हम क्या बोलेंगे, डबली रेनफोर्स बीम. तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये पिछले इसमें भी तो हमने जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम था तो वहां पर भी तो सर हमने यहाँ पे एक दो बार्स हमने दिए थे जिसको हम हैंगर बार्स बोलते हैं. लेकिन अब ये हैंगर बार मतलब सिर्फ नॉमिनल बार रहेंगे. उसका जिस तरह से हमने ये टेंशन जोन में जो एएसटी निकाला है, तो टेंशन जोन में जैसे एएसटी निकाला है उसी तरह से हमने कॉम्प्रेशन जोन में एएससी भी निकालना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना होता है. ओके, डिफरेंस है दोनों में भी. डिफरेंस ऐसा है कि अगर आप सिंगली रेनफोर्स बीम देखते हैं तो सिंगली रेनफोर्स बीम में यहाँ पे ये जो बार्स रहेंगे ये मतलब सिर्फ नॉमिनल बार्स है, उसको हम हैंगर बार्स भी बोलते हैं. उसको हम हैंगर बार्स भी बोलते हैं. लेकिन जब यहाँ पे एएसटी है, एएसटी मतलब टी फॉर टेंशन, टेंशन स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ टेंशन स्टील क्या रहेगा तो वो हम देखते हैं. और अगर कॉम्प्रेशन जोन में तो ये पर्टिकुलरली क्यों हम डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करें, क्यों सिंगली रेनफोर्स में भी तो हो सकता है, तो डबली रेनफोर्स बीम हमने क्यों प्रोवाइड करना चाहिए. कभी कभी ऐसी जरूरत रहती है कि सिंगली रेनफोर्स बीम या जो भी कुछ मोमेंट हमें मिल रहा है, हमने देखा था लास्ट टाइम में मोमेंट के लिए हमने इफेक्टिव डेप्थ का कैलकुलेशन किया था. IS 456 में जो भी कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं वो फॉर्मूले का यूज करके हमने चेक किया था कि जो मोमेंट हमारे लोड के हिसाब से मोमेंट कैलकुलेट हमने किया है उसके लिए पर्टिकुलरली कितना इफेक्टिव डेप्थ हमें लग सकता है या कितना टोटल डेप्थ हमें लग सकता है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उतना इफेक्टिव डेप्थ या उतना टोटल डेप्थ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते. बहुत बार ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पे हम इससे बड़ा बीम हम प्रोवाइड नहीं करेंगे या इससे ज्यादा डीप बीम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इतना ज्यादा जो डेप्थ है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू वो अच्छा नहीं दिखेगा. बेसिकली इसके पहले मैंने बताया है कि हम जो प्रोवाइड करते हैं, हम जो बीम्स प्रोवाइड करते हैं या कहाँ पे बीम होना चाहिए, कहाँ पे कॉलम्स होने चाहिए, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइनर का काम है. लेकिन आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसका भी देखना होता है कि यहाँ पे बीम या कॉलम जो हमने प्रोवाइड किए हैं तो वो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से है कि नहीं, आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, या प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं. तो अगर हम उस तरह से देखेंगे वहां पे तो क्या होता है कि कभी सपोज कि यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स बीम अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो सिंगली रेनफोर्स बीम में हो सकता है कि यहाँ पे जो डेप्थ है वो डेप्थ लग रहा है लगभग 1000 mm. ओके, लेकिन हमारे पास में उतना 1000 mm का डेप्थ
हम प्रोवाइड नहीं कर सकते आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हो सकता है हमें कॉम्प्रोमाइज करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि सपोज कि चलो भाई नहीं 1000 mm का अगर बीम प्रोवाइड करना है हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, या फिर चलो आर्किटेक्ट कहता है तो 700 mm का बीम प्रोवाइड करेंगे, तो ठीक है 700 mm का बीम हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो पहले टेंशन जोन में जो एएसटी हमने कैलकुलेट किया है, तो वो जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो जो कैलकुलेशन है वो हमें कॉम्प्रेशन जोन में भी हमें देखना है कि क्या हम, क्योंकि 1000 mm का जो हम बीम प्रोवाइड करने वाले थे, लेकिन अभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना है कि 700 mm में ही प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए जो भी कुछ एक्स्ट्रा एनफोर्समेंट जो पहले हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करने वाले थे, तो अगर हमें उसे कॉम्प्रेशन जोन में लेके जाते हैं कुछ ये दिक्कत के वजह से, या वहां पे हमें प्रोवाइड करना होता है, तो कितना प्रोवाइड करेंगे, कितना होना चाहिए, यहाँ पे एएससी कितना होना चाहिए, फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि एएससी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन दी कॉम्प्रेशन जोन। यहाँ पे क्या है, एएसटी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन द टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में अलग स्टील हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और कॉम्प्रेशन जोन में अलग स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया डबली रेनफोर्स बीम, उसे हम कहते हैं डबली रेनफोर्स बीम, जहां पे कॉम्प्रेशन जोन में और टेंशन जोन में दोनों में भी हमें क्या करना है, हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम देखते हैं कि डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ये हमने देखा है सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब क्या है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, मतलब ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। हमने इसके पहले में भी एक प्लान देखा है कि अगर प्लान में अगर ऐसा कुछ लोकेशन है कि जहां पे सपोर्ट मतलब क्या है, बीम के लिए सपोर्ट क्या होगा, बीम के लिए सपोर्ट मतलब कॉलम है, ठीक है, बीम के लिए सपोर्ट मतलब स्लैब नहीं है, स्लैब कहाँ पे रेस्ट होगा, बीम पे, बीम कहाँ पे रेस्ट होगा, कॉलम के ऊपर में। हाँ, कुछ कुछ बीम्स ऐसे रहते हैं कि जो कॉलम टू कॉलम हम उसे क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और अगर वो जो है सेम बीम अगर हम हो सकता है कॉलम टू कॉलम अगर अटैच करते हैं, लेकिन कभी कभी हम प्रोवाइड कर सकते हैं बीम टू बीम। अगर हम बीम टू बीम प्रोवाइड कर सकते हैं तो वैसी भी सिचुएशन होती है। ओके, तो बीम को तो बीम कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, रेस्ट कहाँ पे हो रहा है, ये देखना हमें पड़ता है कि रेस्ट कहाँ पे होना। ओके, रेस्ट कहाँ पे होना चाहिए ये हमें देखना है। तो यहाँ पे जैसे ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, और यहाँ पे जैसे स्पैन दिया गया है, इफेक्टिव स्पैन कितना दिया गया है, तो इफेक्टिव स्पैन हमें यहाँ पे दिया गया है 8 मीटर। सब्जेक्टेड टू इम्पोज लोड दिया गया है 35 किलो न्यूटन पर मीटर। द बीम डायमेंशंस एंड अदर डेटा, द बीम डायमेंशंस एंड अदर डेटा आर बी, मतलब विड्थ दिया है 300 mm, उसके बाद में टोटल डेप्थ दिया है 700 mm, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है हमने, Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील, और डिटरमाइन करना है हमें FSC फ्रॉम D' रेशियो। तो अभी यहाँ पे हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है कि कितना स्ट्रेस आ सकता है
अगर हम यहाँ पे कॉम्प्रेशन जोन में अगर हम स्टील प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, फिर से देखते हैं हम इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले में हमें दिया है कि ये है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। बाद में बोला गया है कि स्पैन, इफेक्टिव स्पैन दिया गया है 8 मीटर। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन। देन ये है सेकंड कंडीशन। बाद में ये है इम्पोज लोड, ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है, हमने अभी तक कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया। प्रॉब्लम में क्या दिया है तो वो हम सबसे पहले में देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या क्या उसमें दिया है, प्रॉब्लम में क्या दिया है, उसके ऊपर से फिर हमें कैलकुलेशन पार्ट हमें देखना है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। उसी तरह से यहाँ पे विड्थ दी है 300 mm, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। टोटल डेप्थ दिया है 700 mm, मतलब ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। M20 कंक्रीट मतलब क्या है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या दिया है, M20, मतलब उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रहेगा, 20 न्यूटन पर mm²। कितना रहेगा, 20 न्यूटन पर mm²। उसी तरह से Fe415 स्टील मतलब क्या हो गया, ये दिया है स्टील का ग्रेड। स्टील का ग्रेड कितना है, Fe415, मतलब इसका जो Fy रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, वो कितना रहेगा, 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इतना पार्ट दिया है। और इसके ऊपर से अभी हम इसके ऊपर से हमें कैलकुलेशन क्या करना है, तो FSC मतलब ये हो गया स्ट्रेस कैलकुलेशन, मतलब कितना स्ट्रेस इसके ऊपर से ये बीम ले सकता है, ये हमें कैलकुलेट करना। तो अगर हम यहाँ पे बीम देखते हैं, यहाँ पे बीम क्या है, ये 300 mm इसका विड्थ है, 700 mm डेप्थ है। उसके बाद में इफेक्टिव डेप्थ, अभी यहाँ पे देख लीजिए इफेक्टिव डेप्थ ये जो दिया गया है, तो यहाँ पे ये AST है, 2 रोज में दिया गया है। ये पहला रो हो गया और ये हो गया सेकंड रो। अब ये दोनों में से, 2 रोज में से जो भी कुछ सेंटर लाइन रहेगी, तो वो हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ के लिए हमारी लाइन। हमने क्या किया है, वो जो सेंटर लाइन रहेगी, वो दोनों रोज में की सेंटर लाइन रहेगी, तो उसके बीच में से जो कुछ लाइन जाएगी तो उसको हम बोलेंगे, वहां से टॉप फाइबर से लेकर यहाँ तक जो भी कुछ रहेगा, ये हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे कवर दिया गया है ऑलरेडी 70 mm। ओके, यहाँ पे कवर दिया गया है 70 mm। अब यहाँ पे ASC दिया है, ये है ASC, मतलब ये स्टील कितना दिया है, तो ये देख लीजिए 2 बार्स है, 2-20T, मतलब क्या हो गया, 20 डायमीटर के 2 बार्स। कितने बार हो गए, 2 बार्स है 20 mm डायमीटर के, और प्लस 2 बार है 12 mm डायमीटर के। तो सर यहाँ पे 20 mm डायमीटर कहाँ पे होना चाहिए, 12 mm कहाँ पे होना चाहिए, तो ध्यान में रखिए ये जो आउटर साइड रहेगा, हमेशा यहाँ पे आप जो भी कुछ बिगर डायमीटर के बार्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे है
20 mm डायमीटर। तो 20 mm डायमीटर के जो बार्स है वो हमें कहाँ पे प्रोवाइड करना है? आउटर साइड में। और जो इनर जो 12 mm के बार्स है वो हम इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे, कि जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी भी हमने हमने सिर्फ एक्चुअली जो कुछ प्रॉब्लम में डेटा दिया है वो डेटा क्या है वो सिर्फ हम समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी कुछ डेटा दिया गया है वो डेटा कैसे दिया गया है और वो एग्जैक्ट डेटा हमें सिर्फ देखना है। अभी तक हमने कोई भी प्रॉब्लम का स्टेप चालू नहीं किया है, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि डेटा में क्या दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया एएससी, मतलब कॉम्प्रेशन जोन में जो हमने स्टील हमें प्रोवाइड करना है, या जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो वो हो गया। उसी तरह से ये है एएसटी, मतलब ये हो गया 4 नंबर्स, मतलब ये 4-25T। अब यहाँ पे 25 mm के 4 बार, 25 mm के 4 बार्स और 2-20T, मतलब 2 नंबर रहेंगे 20 mm डायमीटर के बार्स। ओके, 20 mm डायमीटर के कितने बार्स है यहाँ पे? 2 नंबर्स। मतलब ये ऊपर के जो है यहाँ पे जो सिर्फ 2 ही बार्स है, एक बाहर साइड में, दोनों भी बाहर साइड में, ये हो गया 20 डायमीटर के। और नीचे वाले जो है वो हो गए है 25। तो हमें रो के हिसाब से, मतलब अगर 4 बार्स है 20 mm डायमीटर के, ठीक है, 4 बार्स है 20 mm डायमीटर के, तो वो उसको डायरेक्टली एक लाइन में हम प्रोवाइड करेंगे। और जो बचे हुए 2 बार्स है 20 mm डायमीटर के, हम दूसरे रो में उसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो शॉर्ट में लिखिए आप। हम 1-2 मिनट के लिए टाइम देते हैं इसको। ओके, सो
हमने देखा अभी डेटा जो दिया गया है 5 नंबर से अलग अलग डेटा हमारे पास में है। उसके बाद में बीम में जो भी कुछ हमने मेंशन किया है वो चीजें क्या है वो भी हमने अभी देख ली है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है डेड लोड। ओके, डेड लोड हम कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड हम इसके पहले में भी कैलकुलेट किया है। तो डेड लोड मतलब क्या हो गया कि जो भी विड्थ है, उसके बाद में डेप्थ है, एंड देन डेंसिटी। तो विड्थ दिया है हमारे पास में 300 mm। अब ये डायरेक्टली अभी ध्यान रखिए कि हम अभी यहाँ पे 300 mm है, तो 300 mm को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। कितना हो गया वो 0.3। तो ये 700 mm दिया है, 700 mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कितना हो गया 0.7। अब ये 25 क्या है, 25 हमने इसके पहले में भी देखा है। तो इसका यूनिट वेट, कंक्रीट का यूनिट वेट या उसकी डेंसिटी कितनी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 29 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके पहले में हमने ऑलरेडी इसके यूनिट्स कैसे देखना है और इसका क्या यूनिट है और यूनिट कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम। और आपको कुछ भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप जो भी कुछ गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक शेयर किया है पिछले लेक्चर्स के, उसको आप 2 बार 3 बार जैसे आपको, जिस तरह से आपको जैसे देखना है आप देख सकते हो उसको। देखिए और समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। तो आपका टाइम वहां पे आप उस तरह से यूटिलाइज कीजिए। तो इस तरह से डायरेक्टली अभी यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया है 300 mm में दिया है। हमने इसको डायरेक्टली क्या कन्वर्ट किया है मीटर में, हमने उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डेड लोड ऑफ द बीम के लिए हमने कैलकुलेट किया। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए कि कैलकुलेटर में आप खुद होके कैलकुलेट करके देखिए। अभी ऐसा तो नहीं होगा कि आपको अगर आपने इसके पहले में भी देखा है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो प्रॉब्लम्स एमसीक्यू टाइप में आते हैं। तो पूरा का पूरा डिजाइन करने के लिए नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत पार्ट आता है। तो आपको कैलकुलेट करके देखना है कि अगर इस तरह से आता है कि डेड लोड ऑफ द बीम अगर कैलकुलेट करना है तो डेड लोड ऑफ द बीम आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। सो इम्पोज लोड ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है 35 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 35 किलो न्यूटन पर मीटर ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो टोटल लोड विल बी इक्वल्स टू डेड लोड प्लस इम्पोज लोड। मतलब डेड लोड को ऐड करना है, डेड लोड और इम्पोज लोड को हमें ऐड करना है, और जो भी कुछ लोड मिलेगा हमें तो वो क्या हो गया टोटल लोड। तो टोटल लोड इज 40.25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हो गया, ये पहला स्टेप हमने क्या कैलकुलेट किया है टोटल लोड कैलकुलेट किया है। यहाँ पे कितना लोड आ रहा है तो वो लोड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद में उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। या तो फिर अभी ध्यान में रखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम यहीं पे फैक्टर्ड लोड भी कैलकुलेट करते हैं, या तो फिर बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट में हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी फैक्टर है तो आप डायरेक्टली लोड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर लोड मिलेगा 1.5। ये क्या हो गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो भी कुछ लोड है हो सकता है, हम सेफ्टी के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से। ये हम आईएस कोड के हिसाब से, जिस हमने इसके पहले में भी देखा है, आईएस कोड के हिसाब से कौन क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है यहाँ पे, तो 1.5। तो 1.5 जो भी कुछ टोटल लोड आएगा तो उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे टोटल लोड के बाद में मल्टीप्लाई नहीं किया है तो आप डायरेक्टली फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे देखिए आप फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट लिया है हमने, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 1.5। अब सर ये WL²/8 कहाँ से आ गया, तो ये WL²/8 ही क्यों आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है हमने कि इसके पहले में भी हमने देखा है कि ये डेटा दिया गया है हमारे पास। कौन सा डेटा दिया गया है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद करना है और वहां पे लिखना है WL²/8। तो WL²/8, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमें डिराइव नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला हमें डिराइव नहीं करना है, उसका डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। ठीक है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है, नहीं तो फिर से आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक लाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक में से जिस तरह से उसको डिराइव करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट कितना है, राइट साइड में बेंडिंग मोमेंट कितना है, नहीं, या सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट कितना है, ऐसा हमने नहीं करना है। तो हमें सिर्फ डायरेक्टली मैक्सिमम कितनी बेंडिंग मोमेंट, मैक्स, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है WL²/8। ओके, सो 1.5 ये क्या हो गया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया है। लोड कितना है, टोटल लोड मतलब डेड लोड और इम्पोज लोड को ऐड करने के बाद में एल्स जो भी कुछ इफेक्टिव स्पैन है वो ऑलरेडी दिया है, तो हमने क्या किया, L² मतलब 8² / 8, तो ये कैलकुलेट करके देख लीजिए 482.96 आता है कि नहीं आता, ये ध्यान में रखना है आपको। जो भी कुछ हम प्रॉब्लम में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देखिए, आपके कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए कि बराबर वैसे ही वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है क्या। उसके बाद में जैसे ही हम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ये फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमारे पास में आ गया है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 482.96 किलो न्यूटन मीटर। अब ये जो भी कुछ वैल्यू हमारे पास में आ गई है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की या तो फिर टोटल लोड की, तो ध्यान में रखना इसे हम कभी भी राउंड अप नहीं करते या राउंड डाउन नहीं करते, वो जितनी वैल्यू आ गई है हम उसको लेते हैं। ठीक है, उसको राउंड अप करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं करते उसको राउंड अप। उसके बाद में अज्यूमिंग D' मतलब क्या हो गया, कवर। कवर हम लेते हैं 70 mm। अब सर लास्ट टाइम में तो आपने 50 mm लिया था, अब इस टाइम में 70 mm क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ पे 2 लेयर्स में हमने रेनफोर्समेंट दिया है। कितने लेयर्स में रेनफोर्समेंट दिया है, AST, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। उसके वजह से अगर पहली एक ही लेयर है तो हम 50 mm दे रहे हैं, तो अगर 2 लेयर्स में अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो ध्यान में रखिए थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए। तो ये जो कवर है, कवर हमने देखा है D', ये D' कितना है 70 mm यहाँ पे। 70 mm यहाँ से यहाँ तक, और सेम कॉम्प्रेशन के लिए भी हम उतना ही लेंगे, ये जो कॉम्प्रेशन के लिए भी हम 70 ही लेंगे। 70
सेम रहेगा। सो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है तो क्या करना है हमें, कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी माइनस डी डैश। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कवर तो हम 2 बार लिख कर रहे हैं, यहाँ पे कवर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कवर है, तो डी डैश क्या यहाँ से रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी कवर है 70 mm, यहाँ पर भी कवर है 70 mm, तो क्या हमारा इफेक्टिव डेप्थ इतना रहेगा? तो नहीं, इतना नहीं रहेगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ। हम ध्यान में रखें कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो वो एक ही बार लेना है हमें। तो एक ही बार अगर हम कैलकुलेट करने के बाद में हम जो भी कुछ वैल्यू मिलती है तो सर हाँ हेलो, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट 724.5 आ रहा। नहीं रॉन्ग है, कैलकुलेट करो बराबर। किया ना सर। और किसका आ रहा है बताओ? सर ये करेक्ट है जो है तो। यस एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ यस सर आपण ते आपले हे नाही का सर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 483 आ रहा। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट सर तुम्ही म्हणजे गिवन आपल्याला 20 आहे आणि तुम्ही 25 घेतलाय सर। नाही रे, कोण आहे नयन? यस सर। हा नयन अजमेरे, एकदा आपले पहिलेचे व्हिडिओ पाहून घ्यायचे, त्याच्यामध्ये आपण क्लिअरली म्हटलेलं आहे की बेसिकली आपण हे जे म्हटलेलं आहे इथे ऐकायचं ना रे तुम्ही, एकदा जेव्हा ऐकता ना ते प्रॉपरली ऐकायचं। डेड लोड ऑफ द बीम म्हटलं आपण, इथे बी म्हटलेलं आहे, डी म्हटलेलं आहे आणि इथे रो म्हटलेलं आहे, युनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट। मी इथे कधी पण M20 नाही म्हटलं, M20 नाही म्हटलं मी म्हटलं युनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीटचं युनिट वेट किती, तर कॉन्क्रीटचं युनिट वेट हे 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक आहे, एक एक शब्द ऐकायचा तुम्ही यार, तुम्ही लोक वाचत नाहीये किंवा बाकीचे व्हिडिओज, पहिलेचे व्हिडिओज पाहायचे, पहिलेचे व्हिडिओज बघायला पाहिजे तुम्ही लोकांनी। तुम्ही जर म्हणणार की यार एका याच्यामध्ये आम्हाला समजलं पाहिजे, तुमची काही फोटोग्राफिक मेमरी नाही आहे की एकदा आलं की समजून जाईल, बघायला पाहिजे की याच्या आधी आपण काय केलेलं आहे। ओके, तर हे जे सिंपल कन्सेप्ट आहे, मी एक इतक्या स्लो चाललोय, ऑलरेडी स्लो चाललोय की आपल्या या पूर्ण एका लेक्चर मध्ये जस्ट आपण 1-2 स्टेप घेतले आणि प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे तेच आपण बघितलेलं आहे। आणि 1 बाय 1 जसं मी सांगतो इथे लिहून देत आहे की इथे 0.3 म्हणजे हा विड्थ आहे, 0.7 म्हणजे हा डेप्थ आहे कॅपिटल डी, आणि 25 म्हणजे हे रो आहे। रो म्हणजे रो आपण म्हणू शकतो डेन्सिटी म्हणू शकतो किंवा युनिट वेट म्हणू शकतो, कशाचं, तर कॉन्क्रीटचं युनिट वेट। मग तुमचा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हा 25 असेल, M20 असेल किंवा M50 असेल, लक्षात घ्यायचं युनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट हे नेहमी 25 राहणार किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। युनिट वेट हे वेगळं आहे, युनिट वेट म्हणजे काय आणि M20 म्हणजे काय। M20 हा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट झाला, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट म्हणजे कोणत्या प्रकारचं मिक्स आपण त्याच्यामध्ये देतोय। मी त्याच्या आधी सांगितलेलं आहे की M20 म्हणजे 20 न्यूटन पर mm², त्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ। एखादा जो क्यूब राहतो, हे कसं कॅल्क्युलेट करतात की एखादा क्यूब राहतो, त्या क्यूब जर असेल 150 mm चा जर क्यूब असेल 150 mm, त्याला त्या क्यूब मध्ये तुम्ही या ग्रेडचं M20 आपला ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटचं जर समजा मिक्सचर बनवून याच्यामध्ये पुअर केलं आणि त्याची 28 दिवसानंतर त्याला 28 दिवसापर्यंत त्याला पाण्यामध्ये ठेवलं, म्हणजे त्याची क्युरिंग केली, आणि 28 दिवसानंतर तुम्ही जर याला
एखाद्या मशीन मध्ये कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंगच्या मशीन मध्ये तुम्ही जर याला कॉम्प्रेस केलं म्हणजे वरतून पण लोड राहतं आणि खालून पण लोड राहतं. जसं की एखादा टोमॅटो राहतो, त्या टोमॅटोला जर समजा तुम्ही दोन्ही हातांनी त्याला प्रेस केलं तर तो ज्याप्रमाणे फेल होईल, त्याचप्रमाणे या मोठ्या मशीन मध्ये याचं मशीनचं लोडच राहतं एखाद्या टन मध्ये. त्याला जर प्रेस केलं तर ते प्रेस केल्यानंतर त्याचं जे लोड राहील आणि किती त्याचं स्ट्रेस राहील, तो स्ट्रेस म्हणजे 20 न्यूटन पर mm². हे वेगळी गोष्ट आहे. डेन्सिटी म्हणजे हे वेगळी गोष्ट आहे. तुम्ही याच्यामध्येच कन्फ्युज जर होत असाल, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे तुम्ही लोक फक्त एकदा, मला दिसतंय की युट्यूब वरती जो पर्टिक्युलर व्हिडिओ आहे तो किती वेळ कोणी किंवा किती वेळ कोणी पाहिलेला असेल, कोणीच बघत नाही. हार्डली 1-2 मिनिटं किंवा 1-2 जण पाहतात. तुम्ही जर बघत नाही आहे, एका ह्याच्यामध्ये नाही समजल्या जाणार. मलाही समजत नाहीये. ठीक आहे, मी पण 4 ते 5 वेळा काही बघितल्यानंतर मला समजतंय. ओके, एनिवेज हा आपला इथे वेळ संपत आहे. वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सर yes, sir. ओके, पुन्हा एकदा Sir. जॉईन करा. पुन्हा एकदा जॉईन करा मीटिंगला. वी विल सी युअर डाउट्स नाव. ठीक आहे, ही मीटिंग एंड होते. मीटिंगला जॉईन करा पुन्हा. Okay, sir.